अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, हम बात करेंगे इस वक्त बेहद भयानक तरीके से बढ़ रही महंगाई की, और महंगाई के चलते देश में किस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है, इस विषय पर हम अमली के कैराना से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अजीज सलीम अहमद और कफील अहमद गिरफ्तार किए गए हैं। कई दिन से पुलिस हिरासत में थे दोनों आरोपी। और चरम पर है, महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आम लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, त्रस्त है गरीब जनता। हाहाकार मचा हुआ है निम्न मध्यम वर्ग में, और बेहद परेशान है मध्यम वर्ग, और बड़ा चिंतित है सैलरीड क्लास, यानी नौकरी पेशा वाला तबका। अमीर लोग जिनके पास बेशुमार दौलत है, उन्हें भले ही इस महंगाई का कोई फर्क न पड़ा हो बहनों भाइयों, लेकिन गरीब निम्न मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वाला तबका भयानक विपत्ति में है। इस महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। जनता में हाहाकार मचा है, त्राही त्राही मची हुई है। आप कोई खाद्य पदार्थ देख लीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, सर्विस सेक्टर देख लीजिए, कोई भी कार्य देख लीजिए उठाकर, सब में आपको 40 से 50% कोई 2 गुना तक महंगाई हो चुकी है। ऐसी भयानक महंगाई है कि आम लोगों का जीना दुश्वार है। इज्जत से 2 रोटी भी अब महंगाई के कारण नसीब होना बड़ा कठिन होता जा रहा है लोगों के लिए। कोरोना की विपत्ति से जूझ रही जनता को जहां महंगाई से राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज हालात इतने खराब हैं कि जो लोग भी अपने घर का राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली दर, मोबाइल और इंटरनेट के अतिरिक्त खर्चे, दवाओं के अतिरिक्त खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के महंगे बिल, और महंगा डीजल और पेट्रोल, महंगी सब्जियां, महंगा सरसों का तेल। हमारी आमदनी घट रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। दोनों में भयानक तालमेल का अभाव है। महंगाई दर भयानक तरीके से बढ़ रही है। जनता करे तो करे क्या? इस बढ़ती हुई महंगाई ने वाकई में जनता को परेशान करके रखा हुआ है। महंगाई डायन बनकर लोगों को खा रही है। सरकार का काम है, और सरकार की यह व्यवस्था होनी चाहिए थी कि लोगों के इस दुख तकलीफ में महंगाई के इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार की कोई नजर और कोई ध्यान नहीं है इस महंगाई को कम करने में। मैं उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा, 3 मई के बाद जब देश भर में चुनाव खत्म हो गए थे, तब से लेकर अब तक, यानी 4 मई से लेकर आज तक 8.84 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं 33 बार में, 33 टाइम्स। 4 मई से लेकर आज तक 8.84 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। और अभी हम जुलाई में प्रवेश किए हैं। महज 2 महीने के भीतर पेट्रोल का दाम लगभग 9 रुपए बढ़ गया, और 8.25 रुपये यानी 8.35-40 के आसपास, 8.5 रुपए के आसपास डीजल की कीमतें बढ़ी। और यह सब कुछ 2 महीने के भीतर हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, उसका सीधा इंपैक्ट परिवहन व्यवस्था पर आएगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने खजाना भरने में इस कदर तल्लीन है कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि गरीब आदमी मरा जा रहा है। 2014 से अगर आज का मुकाबला करें तो कीमतें लगभग हर क्षेत्र में 2 गुनी हो चुकी हैं, और कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि गरीब आदमी का तेल, गरीब आदमी के खाने का खाद्य तेल, सरसों का तेल आज 210 रुपया प्रति लीटर उपलब्ध है। किस कदर महंगाई कोई सोच सकता है? पाम ऑयल हो या दूसरे खाद्य तेल हो, दूसरे वनस्पति हो, बेहद महंगे। सब्जियों की कीमत आसमान में। फल तो अब सिर्फ बड़े लोग खा सकते हैं, मध्यम वर्ग के लिए फल नहीं रह गया है। आपकी औकात के बाहर की बात हो गई है फल खाना। कुछ सड़े हुए आम खरीद के खा लीजिए, बस वही आपकी किस्मत है। स्वास्थ्यवर्धक फल तो अब नसीब नहीं है। आप किसी से मिलने जाएं, अगर आपको मिठाई की जगह फल खिलाए तो आप समझिए कि वो अमीर आदमी है। कोई पेट्रोल डीजल की गाड़ी से चल रहा है तो समझिए वो अमीर आदमी है।
इस कदर महंगाई बढ़ना ये अपने आप में त्रासदी है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। लोग अपनी जमा पूंजी खा रहे हैं, बचत की बात तो भूल जाइए। लोग बचत करके घर मकान दुकान बनाते हैं, अपने बच्चों की शादियां करते हैं, दवा के लिए इंतजाम रखते हैं कि कभी अगर हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो दवा के लिए पैसे काम आएंगे। सब खत्म हो रहे हैं। बचत की बात तो भूल जाइए, आप तो कर्जा लेकर घर का खर्चा चलाना पड़ता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रति माह कर्जा लेते हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। उनकी सैलरी कम पड़ रही है घर का खर्च चलाने में। कभी इतनी ही सैलरी में वो पैसे बचाते थे, जोड़ कर रखते थे। आज उनको मासिक वेतन पूरा खर्च हो जा रहा है और उनको उधार लेना पड़ता है बच्चे की फीस भरने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, दवाओं के लिए, कहीं आने जाने के लिए। लग्जरी आइटम तो अब भूल जाइए। अब तो सामान्य जीवन किसी तरह कटे, ये सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने। और विशेष तौर पर मैं अपने ग्रामीण भाई बहनों के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। अपार पीड़ा है मुझे उनके लिए। बड़ी ही मुश्किलों का जीवन वो गुजार रहे हैं। कोरोना ने पूरे गांव गांव जिस प्रकार की तबाही मचाई है बहनों भाइयों, हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही भयानक विपत्ति में हमारा गांव ग्रामीण मजरा और पुरवा है। खाने के लाले हैं लोगों के। 4 किलो राशन देने वाले अगर ये सोचते हैं कि उतने से किसी का जीवन चल जाएगा, तो जीवन नहीं चलेगा, बस उसकी जान बच जाएगी। लेकिन क्या यह जीवन है? जीवन के सबसे निम्नतम स्तर पर ले जाकर भारत के गरीब लोगों को खड़ा कर दिया गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमें इसका जवाब चाहिए और इस स्थिति से करोड़ों लोगों को निकालना होगा। अगर हालात जल्दी ठीक नहीं हुए तो ये स्थितियां बहुत बिगड़ेंगी। लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं कुछ महीनों के भीतर, उनके काम धंधे बंद हैं। कुछ तो कोरोना की तबाही, जीएसटी का इंपैक्ट, नोटबंदी का इंपैक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का लगातार नीचे जाना और उस पर से सरकार का लगातार इन सब चीजों पर टैक्स की वृद्धि करना, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना और मुनाफाखोरों के जाल को और मजबूत होने देना। क्या सरकार अंकुश नहीं लगा सकती इन लोगों पर? तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जब स्वयं पर अंकुश नहीं लगा रही है पेट्रोल और डीजल के नाम पर, वरना क्या कारण है कि 2 महीने के भीतर 9 रुपया पेट्रोल और 9 रुपया डीजल के दाम क्यों बढ़ाए गए? इस वक्त दाम घटाए जाने चाहिए थे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोई आग नहीं लगी हुई है, वहां स्थिति सामान्य है। उसके बावजूद आप लगातार इसके रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो गरीब जनता क्या करेगी? त्राही त्राही मची हुई है। कुछ बयान सुने आप। आज जो महंगाई है वो बर्दाश्त के बाहर है। 1 किलो सरसों का तेल लगभग 200 रुपए के लिए मिलता है। दूसरी तरफ किसान को 1 किलो गेहूं के लिए 15 रुपए मिलते हैं। तो सिर्फ 1 किलो तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है। आज ये स्थिति है। आप किसान की पीड़ा को समझ सकते हैं। प्रतिदिन पेट्रोल बढ़ता है, हर हफ्ते हर महीने गैस के दाम बढ़ते हैं। तो सरकार पूरी तरह गरीब लोगों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील है। आर्थिक व्यवस्था का जो चक्र है वो तोड़ दिया है और केवल कुछ पूंजीपतियों की जेब में बैठ के सरकार कोशिश कर रही है। उनका मुनाफा होना चाहिए, जनता भाड़ में जाए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीज़ों के कोरोना में दाम बढ़े हैं, सरकार उसको नियंत्रण कर रही है। और आप देखेंगे पिछले यूपीए की सरकार में और एनडीए की सरकार में तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आया है। हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, हमने महंगाई को रोका है। ये विपक्ष का आरोप लगाना निराधार है कि महंगाई बढ़ गई। दूध की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, सब्जियों की कीमत बढ़ गई, दाल की कीमत बढ़ गई, खाद्य तेलों की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, दवाएं महंगी हो गई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लगता है कि उन्होंने महंगाई पर कंट्रोल कर लिया है। अगर इसको कंट्रोल कहना कहते हैं तो बेकाबू होना किसे कहते हैं मैं नहीं समझता। आज की डिबेट में मेरे साथ विजय खेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, सिद्धार्थ कलहंस जी बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, सैयद जरीन बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और आकाश जिंदल जाने माने अर्थशास्त्री मुझे थोड़ी देर में इस डिबेट में जुड़ेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। खेरा जी आपका बहुत शुक्रिया।
और आप पहली बार डिबेट में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे कारण क्या है कि आज गरीब आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास बेहाल है, परेशान है? ये बात सच है, महंगाई तो है। ये बात भी सच है कि गरीब या मिडिल क्लास अधिक परेशान है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे हमें कुछ कारणों को समझना होगा, जिसमें से 3 मुख्य बातें मैं जरूर पहले आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा, और उसके बाद हम इस पर चर्चा कर लेंगे। वह ये था कि मैं आपको बताऊं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहले ही सोच थी, प्रधानमंत्री से बहुत पहले ये सोच थी उनकी, कि गरीबों के लिए डीजल या पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म होना चाहिए, खाद पर सब्सिडी खत्म होना चाहिए, भले महंगा बिके। ये बात इस बात से प्रमाणित होती है कि पचमढ़ी में कांग्रेस का सम्मेलन था और ये इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा सरकार के जाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, उस समय तब ये बैठे वहां चेयरमैनशिप कर रहे थे उस कमेटी की। तो कमेटी में उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि डीजल से सब्सिडी हटानी चाहिए हर सूरत में, और इससे सब्सिडी हटानी चाहिए खाद से, ये इनका प्रस्ताव था, जो अर्जुन सिंह जी की जिद के कारण पास नहीं हो सका। इससे आप ये समझ लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या थी कि गरीब मरे चाहे जिए, सब्सिडी खत्म करो, और सब्सिडी से ही जिंदा थे ये लोग, पहली बात। तो वो जो इनके घर में दिमाग में बात घर कर रही थी, वो जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने अपनी जिद पूरी करी, 2 तरह से पूरी करी। एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत से हमारी कीमतें जोड़ दी, ये हमने नहीं किया ना, पहले कभी 70-50 सालों में हुआ था। मनमोहन सिंह जी ने ये कंडीशन खुद रखी और खुद उसको पूरा करके उसके ऊपर समझौता किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ हमारी कीमतें गड़ेंगी बटेंगी, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक काम और किया, जाते जाते जब सरकार का अंतिम समय आया तो इन्होंने लाखों रुपए का कर्जा डाल दिया सब्सिडी देने के लिए, ऑयल बॉन्ड चालू कर दिए, ऑयल बॉन्ड्स पर पैसा उठा के और ऑयल कंपनियों को मजबूर कर दिया कि सब्सिडी तो बंद कर दीजिए आप, लेकिन ऑयल बॉन्ड से अपना कर्जा उठा लीजिए। वो जो कर्जा लाखों करोड़, कई लाख करोड़ का छोड़ के चले गए, उसको ये सरकार भुगत रही है। ये उसी तरह की बात है कि जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में आग लगा दीजिए, और लगाने के बाद जब बुझाने वाले आएंगे तो उनको खबर करेंगे। जी, मुझे तो लगा कि आपके पास कोई इसके बेहतर और पर्याप्त लॉजिक होंगे बढ़ती हुई महंगाई कारण, पर अफसोस की बात यह है कि आप दूसरी बार सत्ता में हैं, 7 साल से सत्ता में हैं, और आप अभी भी मनमोहन सिंह को लेकर छाती पीट रहे हैं। ये आपकी नीतियों का दुष्परिणाम है। इस पर जनता को जवाब देने के बजाय कांग्रेस पर लानत भेजना 7 साल की सत्ता के बाद भी, ये बताता है कि आपकी दूरदर्शिता कैसी है। आप ये लानत भेजकर कांग्रेस को बच नहीं सकते हैं। 1 मिनट और मुझे माफ कीजिएगा, आप मेरी बात को फिर भी समझ नहीं सके। मैंने जो बोला, 7 साल पहले जो कर्जा चढ़ा गए थे उसको चुकाने के दिन है ये, चुका रहे थे, मूलधन जनता को बर्बाद करके, जनता को इस हाल में छोड़कर आप कह रहे हैं कि आप उसको कर्जा चुका रहे हैं। जनता को बर्बाद मनमोहन सिंह जी कर गए हैं। तो आपको सत्ता किस लिए सौंपी गई थी? आपको सत्ता क्यों सौंपी गई? आप 2014 से कंपेयर करना चाहते हैं ना? जस्ट सेकंड सर, प्लीज 1 सेकंड आप शांत रहिएगा। पांडे जी, नो पांडे जी, आप नहीं बोलेंगे, कम रही। मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड सुन लीजिए। आप उनसे पूछिए। खेरा जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, सुन लें आप। 2014 में पेट्रोल था 60 रुपया, आज 112 रुपए में बिक रहा है। 2014 में डीजल 55 रुपया था, आज 100 रुपए में बिक रहा है। एलपीजी सिलेंडर 414 रुपया का था, आज 834 रुपया का बिक रहा है। दाल 70 रुपए की थी, आज दाल 190 रुपए बिक रही है। और आप अभी भी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कर रहे हैं ये सब। अगर मेरी बात पूरी सुनते, मैं ये कह रहा हूं कि वो कर्जा भी हमको ही चुकाना पड़ा, कोई दूसरा तो नहीं चुका जाएगा ना, इंग्लैंड तो नहीं चुका देगा, अमेरिका। वो तो हम मनमोहन सिंह सरकार ने जो कर्जा लाखों रुपए का उस समय श्वेत पत्र दीजिए ना कि कितना कर्जा है, वो तो कर्जा नागरिक क्यों भुगतेगा? ये तो हुई एक बात। एक तो वो मतलब चुकाना ही चुकाना है ना हमें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जो हालात हैं, जिन हालातों से देश गुजरा है, वो सबने देखा है, आपने भी देखा है,
क्या हमें उस समय टीके पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था? क्या जो गरीबों लोगों की जान बचाने के लिए अपने घर पहुंच गए, कितना क्या उनकी पैसा मदद खर्च नहीं किया? करना चाहिए महज था? 3,000 करोड़, क्या उनकी जान नहीं बचाना चाहिए था? 3,500 करोड़ रुपए आपने टीके के दिए हैं महज। उसमें कितने पैसे आप जनता से ले लेंगे? महंगाई कितनी बढ़ा देंगे हमने 1 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त राशन दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त राशन दिया है। जनता का राशन जनता को दिया है ना, टीके दिए हैं। जनता का राशन भी जनता को दिया है ना। तो छोड़ दीजिए, बाकी कोई लॉजिक तो दीजिए कि आप महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं? कभी मनमोहन सिंह को आरोप लगाते हैं, कभी टीके की तरफ ले जाते हैं। आरोप का सवाल नहीं है, सच तो सामने आना चाहिए। क्या सच है आप बताओ ना, क्या सच आरोप का क्या है? सवाल आप मुझे बताओ कि सरसों का तेल की कीमत क्यों बढ़ी? ये आरोप नहीं है। सरसों का तेल 210 रुपया प्रति लीटर क्यों बिक रहा है, मुझे बताइए। आरोप होता है बेबुनियाद, ये आरोप नहीं है। इसको आप बेबुनियाद बातें ही तो कर रहे हैं, वरना क्या कारण कि 834 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है? 834 रुपए का एक एलपीजी सिलेंडर, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है, ये सच है, ये सच है। मुझे पता नहीं कि आपके घर में लोग आपको क्यों नहीं टोकते हैं इतने महंगे सामान पर। करोड़ रुपया चढ़ा के गए थे पेट्रोलियम के, हमने ओके, कृष्णकांत पांडे को लाया जाए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बेहतर जवाब देंगे कि जो कुछ भी खैरा जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बताइए भाई पांडे जी, 7 साल के बाद आरोप इन्हीं पे है। विजय खैरा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मानसिक दिवालिया हो गई है, उसका पूरा असर विजय खैरा जी के इस वक्तव्य पे देखने को मिला। क्या मैंने सुनिए विजय खैरा, सुनिए, क्या मनमोहन सिंह जी ने दाल का दाम बढ़ाने के लिए कह के गए थे कि दाल का दाम बढ़ाइएगा? जितने खाद्य पदार्थ हैं उन सारे खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह कह के गए थे। 1 दिसंबर से 1 जुलाई तक 7 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 594 रुपया जो है 1 जुलाई को था, और 1 दिसंबर को, और 1 जुलाई को 834 रुपया आज की स्थिति गैस सिलेंडर की। मैं आज की स्थिति बता रहा हूं 7 बार। ये भी मनमोहन सिंह कह के गए थे। गलीमत इतना है कि और भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं नेहरू जी की, ये मनमोहन सिंह तक आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर उन्होंने तेल को किया तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब $19 प्रति बैरल अभी पिछले महीने तेल की कीमत थी, तो यहां हिंदुस्तान के 135 जिलों में तेल शतक पार कर चुका है, पेट्रोल शतक पार कर चुका है 135 जिलों में। ये भी मनमोहन सिंह कह के गए थे। $101 प्रति बैरल 2013 में तेल की कीमत थी, उसका अभी आपने ही जिक्र किया। 60 रुपया और 51 रुपया में हमने पेट्रोल और डीजल बेचा है, और 9 रुपया हम पेट्रोल पे लेते थे 2013-14 में टैक्स, और 3 रुपया डीजल पे लेते थे। आज 33 रुपया पेट्रोल पे और 32 रुपया डीजल पे टैक्स लिया जा रहा है। इस बजट में एक और नया चीज हुआ है, आप बेहतर जानते होंगे, सिद्धार्थ जी बेहतर जानते होंगे, विजय खैरा जी उस समय सो गए होंगे जब ये आया था। 3 रुपया पेट्रोल पे, 3.5 रुपया पेट्रोल पे और 3 रुपया डीजल पे। इससे केंद्र सरकार ने हर राज्यों पे सरचार्ज लगाया। इसका कोई लाभ किसी राज्य को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री का 2-4 दिन पहले का बयान कि हम राज्यों को जीएसटी का उसका राज्यांश नहीं दे सकते हैं, ये हमसे सवाल हो सकता है। गरीब आदमी के क्या हाल है इस वक्त? वो इतनी महंगाई से क्या महसूस कर रहा है? गरीब आदमी और मध्यम दर्जे की स्थिति ये हो गई है, मध्यम वर्ग की। मैं दूसरे की क्या बात करूं? हम लोग जिस स्थिति में है, अब लग रहा है भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे और आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। ये स्थिति है। ये विजय खैरा जी की पत्नी और बच्चे इनको नहीं समझा पा रहे हैं। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया व्यक्ति यहां बैठ के। नहीं, ऐसी भाषा मत बोले, ऐसी भाषा नहीं। इनकी बात में कष्ट हो रहा है। नो, कि जो मध्यम दर्जे के हम लोग हैं, हम लोग भूखमरी की स्थिति में। क्या ये आपको चिढ़ा रहे थे? जनता को चिढ़ा रहे हैं क्या? ये जनता को चिढ़ा रहे हैं, जनता के घाव पे नमक कर रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता। ओके, नाहिद लारी खान जी को लाया। धन्यवाद पांडे जी, शुक्रिया। पांडे जी शुक्रिया। नाहिद लारी खान जी, आपका किचन कैसा चल रहा है? और आपने खैरा जी की बात सुनी, इनका कहना है कि ये सब कुछ कांग्रेस की वजह से हो रहा है, पर सत्ता में 7 साल से ये हैं। आप अपने घर की टीवी थोड़ा म्यूट कर लें तो आपको आवाज ठीक मिलेगी। ब्रजेश जी, सरकार में जब बीजेपी आई थी तो मोदी जी ने वादा किया था चुनाव के टाइम 2014 में
मोदी जी ने वादा किया था कि अब की बार महंगाई की मार, कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा उनको मिल गई, लेकिन मोदी जी ने तो वादा किया था ना कि अब की बार महंगाई की मार। और अगर आप मेरे घर की बजट की बात करें तो मेरे घर का बजट तो एकदम फेल हो चुका है। बस आप ये समझे कि जबान से बस हम कुछ कह नहीं रहे हैं। और मेरे घर का क्यों, आपके भी घर का और 99% लोगों के घर का बजट फेल हो चुका है। अरे बचत तो दूर की बात, जो जमा पूंजी है वो निकल जा रही है। लोग, आप सही कह रहे हैं, लोग कर्ज ले लेकर अपना घर द्वार चला रहे हैं। लेकिन ये काली टोपी, काले सोच, काले दिल, काली जबान वालों से अब जनता को कोई भी साफ सुथरी सच्ची सफेद बातों की कोई भी उम्मीद नहीं है। आज जनता बेहद कष्ट में है ब्रजेश जी, करा रही है कोरोना से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, मंदी से, महंगाई से, ऊपर से ये तीसरी लहर का डर और उनको सता रहा है। लेकिन इनकी हिम्मत और जुर्रत तो देखिए, बीजेपी सरकार की हिम्मत और जुर्रत इनकी देखिए कि रोज रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे, रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे और रोज अब 25 रुपए जो है सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। ये देखिए, मैंने अभी डिबेट शुरू होने से पहले मेरे यहाँ सिलेंडर आया था, ये देखिए 872 रुपीज मैंने पे किया सिलेंडर का। अब ये आम आदमी कैसे पे करेगा? ये उज्ज्वला योजना में इन्होंने कहा था कि गरीबों को फ्री में सिलेंडर देंगे। आपको लगता है कि गरीब इतना पैसे में रिफिल कर लेगा अपना सिलेंडर? अरे रिफाइंड ऑयल, सरसों तेल, सब्जियां, दाल, हर चीज में तो महंगाई कर दी है। अमूल का दूध जो है वो भी महंगा कर दिया है। ये ऑन कर जी, ऑलराइट, सही है जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, शुक्रिया। राजेश जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में लोग जरूर बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन लोग जो जब लॉकडाउन में थे, घरों में थे, लोगों को सोचने समझने का मौका मिला। थैंक यू मैडम, उनके दिमाग की पटें खुल गई हैं, लोग समझ गए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। किस राजनीतिक तरह से उन लोग का शोषण किया है। थैंक यू, शुक्रिया। लोग नफरत कर रहे, थैंक यू, थैंक यू मैडम, देखना नहीं पसंद कर रहे, थैंक यू, इनकी भड़काऊ बातों से चिढ़ हो गई है लोगों को। शुक्रिया। तभी तो तमिलनाडु और केरला में बीजेपी मुक्त हो गई। थैंक यू मैडम। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में गांव से भी बीजेपी मुक्त हो गया। थैंक यू। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव मुझे लगता है उनको मेरी आवाज नहीं। थैंक यू मैडम, ऑल राइट, ओके। सैयद जरीन जी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। सैयद जरीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने ट्वीट किया था कि 4 मई से आज तक पेट्रोल की कीमत 33 बार, डीजल कीमत 32 बार और एक 8 रुपये 84 पैसा और दूसरा 8 रुपये 39 पैसे रेट बढ़ाए गए। महंगाई का क्या इम्पैक्ट गरीब लोगों के बीच है, निम्न मध्यम वर्ग में क्या है, सैलरीड क्लास में क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है? और जो कुछ बात खैरा जी ने कही, क्या ये जनता को चिढ़ाने वाली बात है? ब्रजेश जी, देखिए, महामारी का ये वक्त है और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है ये पहले से ही बिगड़ी हुई है और महंगाई का जो चक्र सरकार ने इस वक्त चलाना शुरू करा है, इसमें आदमी जो है, जो आम आदमी है, जो एक मध्यम परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो बिल्कुल इसमें जकड़ गए हैं। देखिए, 1 करोड़ लोगों का रोज़गार जो है वो चला गया है। बेरोज़गारी दर जो है वो 11.9 है। 23 करोड़ लोग जो हैं वो BPL के नीचे हैं इस वक्त। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि 1,25,000 करोड़ लोगों ने अपना PF निकाल कर, जो लोग जो बुढ़ापे के लिए अपना रखते हैं, क्योंकि कहीं पे उनकी आमदनी नहीं है, कहीं पे कमाई नहीं है, किसी परिवार के लिए बेहद ये ज़रूरी एक धनराशि होती है जिसको वो अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बहुत ज़रूरत के वक्त के लिए रखता है, लेकिन लोगों ने निकाल करके उससे अपना जीवन यापन चला रहे हैं। और अभी जैसे बात हो रही थी महंगाई की, तो अभी मैंने आज ट्वीट भी करा था कि कम से कम 32 से 33 बार जो है वो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है। सिलेंडर जो LPG गैस है वो इस वक्त 834 रुपए की है। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगी कि सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज अब खत्म हो गया है, क्योंकि जो मार्केट रेट है, कंट्रोल रेट है, वो 1 हो गया। तो सब्सिडी जो मिलती थी, जो सरकार ने उज्ज्वला योजना का जो झुंझुना पकड़ा दिया था गरीब लोगों को, तो मैं बताना चाहूंगी कि वो अब कुछ भी नहीं है। एक गरीब इंसान, एक गरीब जो अपने घर में चूल्हा चौका चलाती, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़ा हर पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड लगाया था उज्ज्वला योजना का, तो एक गरीब जिसकी जो BPL में जो 23 करोड़ लोग आ रहे हैं, वो भी अगर महीने में 2 बार सिलेंडर लेंगे तो 834 का उनको भी पड़ेगा।
दूध 2 रुपए, कल देखिए कल भी दिखाया गया था, 2 रुपए दूध महंगा हो गया। और मैं आपको आज की बात बताऊं, लोग कहते थे ना कि तुम क्या खा रहे हो, क्या खीरा ककड़ी खा के जिंदा रह रहे हो, तो खीरे का रेट इस वक्त 15 रुपए मात्र एक खीरा जो है वो मिल रहा है। ये महंगाई है इस वक्त, ये महंगाई तो चल रही है। गरीब लोग कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ये सोचिए कि महामारी का दौर था, आपने उत्पादन नहीं बढ़ाया, आपने इसमें तो आप नाकाम हो गए, बल्कि आपने लोगों की महंगाई, उनकी जेबों में आग लगा दी, आपने उनके रोजगार छीन लिए, आपने कहीं पर किसी की कोई सहायता, आर्थिक मदद नहीं करी, लेकिन आपने उनको बुरी तरह से, जिसे कहते हैं कि निस्तो नाबूद करने का काम ये जो है बीजेपी सरकार ने किया है। हर वर्ग के लोग देखिए, चाहे बच्चों की स्कूल फीस हो, चाहे वो बैंक में जो लोगों ने लोन ले रखा है उसकी EMI हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो दाल हो, शैम्पू हो, तेल की कीमतें देखिए लगातार बढ़ रही हैं। तो जो एक पूरा प्रॉपर बजट जो एक मध्यम परिवार का होता था वो तो पूरा बिगड़ ही गया है। उसके बावजूद जो गरीब हैं, जो 23 करोड़ लोग जो BPL, लेकिन खैरा जी कह रहे हैं सब कांग्रेस की वजह से। सर ये लगाना बंद कर दीजिए आरोप, यही आरोप लगा कर आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। शर्मिंदगी की वजह मत बनिए पूरे विश्व में कि लोग खाने को भी तरस जाएं, ऐसी वजह ना बनिए। ऑलराइट, शुक्रिया मैडम। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कारण मानते हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई, बल्कि यूँ कह लें बेकाबू हुई महंगाई के पीछे के कारण क्या हैं? क्या नीतियों की विफलता है, या सरकार इसको खुद बढ़ावा दे रही है, या सरकार अपने खजाना भरने के चक्कर में उसने मार्केट को ऐसे ही आज़ाद छोड़ दिया है कि जिसकी जो मर्जी हो वो कर ले? ब्रजेश जी, 2 बातें बस बताऊंगा। एक अर्थशास्त्र के लिए बड़ा नया टर्म है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको ऑयल बॉन्ड के बारे में बता दूं। थोड़े दिन पहले तक जब हमारे बच्चे छोटे थे तो अक्सर कार्टून नेटवर्क लगा दिया करते थे, और उसमें जो है वो एक बिल्ले और खरगोश का कुछ सीरियल आता था। तो उसमें जो है वो खरगोश को बहलाने के लिए अक्सर गाजर पकड़ाई जाती थी। ये गाजर है दरअसल ऑयल बॉन्ड। मैं आपको बता दूं 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड लिया गया, बिल्कुल सही। अब तक इस सरकार ने समय समय पर एक्साइज में बढ़ोतरी करके अन्य करों को लाद कर, ये मैं थोड़े दिन पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ, 24 लाख करोड़ रुपए जनता से करों के नाम पर वसूले। ऑयल बॉन्ड 3.5 लाख करोड़ का है। अभी थोड़ी देर पहले खेरा साहब ने बताया, और बार बार सरकार के तमाम लोग ये वही गाजर बताते हैं, 3.5 लाख करोड़। उसका पैसा भी अदा नहीं हुआ है। उसके लिए आपको सालाना 6,000 करोड़ रुपए ब्याज देना होता है। 24 लाख करोड़ रुपए आप जनता से वसूल चुके हो लगातार, कर बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर, और 6,000 करोड़ रुपए देने हैं। तो ऑयल बॉन्ड की गाजर कब तक आप बताओगे जनता को? 6,000 करोड़ रुपए देने के लिए जनता से 24 लाख करोड़ रुपए वसूल डाले, और आज तक उसी का नाम लेते रहोगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यह ऑयल बॉन्ड की सच्चाई है जिसका नाम ले रहे हैं, बिना ये जाने हुए कि ऑयल बॉन्ड था कितने का, और उसके एवज में हम 8 गुना तो वसूल चुके, और ऑयल बॉन्ड का पैसा अभी दिया नहीं है। 6,000 करोड़ रुपए मात्र देने रहते हैं, ब्याज के खाली उतना ही देते हैं, और वसूल डाले 24 लाख करोड़। 24 लाख करोड़ रुपए, ये हाल है। दूसरा, अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए एक नया टर्म है, ये इन्फ्लेशन, इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत के दबाव में बढ़ी हुई महंगाई, लागत पेट्रोल डीजल की वजह से। पेट्रोल डीजल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। गैस भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हर तरह के प्रोडक्शन में। ये डीजल और पेट्रोल के दामों से बढ़ी हुई जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, और इसके अलावा ये अर्थव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट से। आप जानते हैं, आपके चैनल पे गांव किसान की बहुत खबरें दिखाई जाती हैं। रिकॉर्ड उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है कि नहीं? सरसों का, सरसों का करेक्ट है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जी। लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सरसों के अतिरिक्त जो खाद्य तेल हैं, उन जिन पर हम बाहर से मंगाते हैं, उनको लेकर एक विवाद चल रहा है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उनके दाम बढ़े हैं तो उसके बरक सरसों के भी दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। 210 हो गया, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। सब्जियां खेतों में फेंकी गई, सड़ गया टमाटर लोगों का, 2 रुपए में नहीं बिका, सड़ गया टमाटर लोगों का, आज 40 रुपए किलो बिक रहा है। ये अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट है।
कि आप सप्लाई चेन का मैनेजमेंट नहीं दुरुस्त कर पा रहे हैं। तो अकेला डीजल पेट्रोल ने तो सबसे बड़ी मार की है, डीजल पेट्रोल गैस। इसके अलावा ये तमाम सारे कारण हैं जो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हैं। एक ही तरीका आता है कि जब चाहो दाम बढ़ाते जाओ पेट्रोल डीजल और ये सब, और उससे पैसा वसूलते जाओ। आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये आम आदमी के लिए कौन सी चीज़ सस्ती है? आम आदमी का इम्पैक्ट इतनी बात से जान लीजिए, पांडे जी की सरकार 2014 तक रही। 2012 में जीडीपी में 24% हिस्सेदारी थी घरेलू बचत की, यानी हम लोग जो बचा लेते थे। वो 1991 का आपको डिज़ास्टर मालूम है, जिसके बाद आया अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर। उस समय का 17% के लेवल पे पहुंच चुके हम लोग। ये हालत हो चुकी है। आज हम लोग 17% हैं जी। अभी 7% कम हुआ है। अभी जरीन बहन ने बता दिया कितने लोगों ने पीएफ का पैसा निकाला। और ये जो स्टिमुलस पैकेज आए, जो तमाम अलग अलग पैकेज आ रहे हैं, ये पैकेज ज़्यादातर आपको भी मालूम है, आज तक मैं इनका फंडा ही नहीं समझ ये क्रेडिट गारंटी है ज़्यादातर। ये ज़्यादातर कर्ज के लिए गारंटी ली जा रही है। वो कर्ज जो नहीं ले रहा है, कोई इंडस्ट्री कर्ज क्यों ले? जी। जब मांग नहीं बाजार में, तो कहाँ से नई फैक्ट्री लगा दे, कहाँ से नया उत्पादन शुरू कर दे, तो किस बात का कर्ज लेगा? क्योंकि उसको मालूम है हम कर्ज लेकर कहाँ से प्रोडक्शन निकट भविष्य में कुछ उम्मीद करें कि महंगाई कम होगी? देखिए, उम्मीद तभी हो सकती है कि ये जितने भी राहत के पैकेज हैं, इन राहत के पैकेजों में कम से कम एक कंपोनेंट डाल दें कि सीधे तौर पर नकदी का स्थानांतरण किया जाए, गरीब की जेब में पैसा डाला जाए। जी। जब पैसा डाला जाएगा तो वो पैसा बाजार में आएगा, गरीब जाएगा, उससे सामान खरीदेगा, मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तमाम तरह के प्रोडक्शन बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में आपको थोड़ा तेजी नजर आने लगेगी। लेकिन तरीका वही है कि क्या नाम से पांडे जी की पार्टी ने न्याय योजना एक लाए थे, और उसका नाम बदल दे, गाय योजना कर दें, आय योजना कर दें, कुछ भी कर दें, बस गरीब की जेब में पैसे डालने की जरूरत है। गरीब को राहत मिलनी चाहिए, नकदी पैसा डालने की। ऑलराइट, बीरेंद्र जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई बीरेंद्र जी, क्या माहौल है इस वक्त? इस महंगाई ने तो लोगों को बड़ा परेशान कर रखा है। बढ़ती महंगाई से बड़ा हाहाकार है, लोग बड़ा त्राही त्राही कर रहे हैं। जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, कितना भुगत रही है? बिल्कुल, देखिए, महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। कोरोना से लोग बर्बाद हो गए थे, लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। जिनके घरों में कैजुअलिटी हो गई, उनको कोई आर्थिक मदद सरकार दे नहीं पाई। अब लगातार महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार हो गया। हर घर में एक मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल, कार, ये सब है। गाँव में भी है, लोग चलाते हैं, उनकी मजबूरी है तेल भराना, किसी को बाजार जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी कुछ लाना है, सब सामान उनकी मजबूरी है। खाद्य पदार्थ अब महंगे हो रहे हैं। खाद्य पदार्थ में सरसों का तेल 170 रुपये की लीटर है। सरसों बाजार में 70 रुपया किलो के करीब है। 2.5 किलो सरसों से 1 लीटर तेल बनता है, तो 175 रुपये सरसों अगर आप खर्च करेंगे तो 1 लीटर तेल पैदा होगा। और बाजार में 170 में तेल बिक रहा है, इसका मतलब है मिलावटी बिक रहा है। 50% उसमें पाम ऑयल की संभवतः मिलावट हो सकती है। एक तो ये है। रसोई गैस के दाम आज फिर बढ़े, दूध के दाम बढ़े, और बीजेपी के प्रवक्ता को इसका कोई एहसास नहीं है। ये सारा ठीकरा मनमोहन सिंह पर फोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं बीजेपी मनमोहन सिंह की कोई पतिव्रता पत्नी है कि अपने आदमी के हर ऐब को भी छुपाएगी, उसके साथ खड़ी रहेगी। भाई 7 साल से मनमोहन सिंह के सब पाप धो डालो, कौन रोक रहा है आपको? ये उसके लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ना हमारे समाज में और ना राजनीतिक दल ये कोई महंगाई चर्चा करने नहीं चाहते। अब ये बड़ी विचित्र है, और क्यों, अब भगवान जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी है, अगर जनता और विपक्ष ये कहता है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम कम करिए, लोग कहते हैं महंगाई है कम करिए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, कोरोना काल था, इमरजेंसी काल था, सिर्फ इमरजेंसी वाहन चलते रहे, गाड़ियां बहुत कम चली, उसके बावजूद देश में लगातार तेल के दाम बढ़ाए गए। जब एम्बुलेंस चल रही थी खाली, तब भी जो है तेल के दाम भयंकर बढ़ाते रहे ये, और इनको मुनाफा कमाने के अलावा कोई चीज़ सुझाई नहीं देती। अब जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, रिक्शा चलाते हैं,
वो अपने बाल बच्चों को कैसे पालें, उनकी स्कूल फीस कैसे भरें। वो माँ बाप जो गरीब हैं उनको रात भर नींद नहीं आती है कि वो अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे इस महंगाई में। और हम आप चाहे जितना शोर मचाएं, विजय खेड़ा जी उसके लिए तमाम सारे तर्क रख देंगे, मानेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं। आप अच्छे दिन का सपना दिखाकर लोगों की नींद, चैन, सुख कब तक लूटते रहेंगे। गांव गांव में केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती है, ना वो कम करने को तैयार है ना ये। जितने के तेल हो के 2 गुना टैक्स, 10 रुपया का सामान 30 रुपया मिल रहा है क्योंकि टैक्स ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बात ये है। अच्छा, अभी ये बात कहेगी कि साहब हम फ्री राशन दे रहे हैं, ये कहा इन्होंने कि इसलिए महंगाई से निपटने के उधर का पैसा इधर लग जाता है। तो ये राशन ये अपने विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं, नेताओं भी तो खाने को दे। वो खाएंगे कि थूक देंगे? वो खाएंगे पीडीएस का चावल और गेहूँ? आप पूछिए। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि हमारे देश में सत्ताधारी दल में बैठकर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करना कितना आसान है, लेकिन दुख दर्द लोगों का आपको सुनना समझना पड़ेगा। सियासत में आने का मतलब, ताकत में आने का मतलब ये नहीं है कि जो हम कहें वही सही है। विपक्ष की बात भी सुननी पड़ेगी, लेकिन तमाम सारी बातें हैं कि जिनका वादा था महंगाई की, जिनका वादा था बचाने का महंगाई की मार से, आज देश जूझ रहा है उन्हीं के अत्याचार से। तो ये आज सच्चाई को अस्वीकार करने पे लगे हैं जी। तेल, स्कूल फीस, पेट्रोल डीजल, कड़वा तेल, लोगों की नौकरी, बिजली का बिल, मोटरसाइकिल खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, अस्पताल, दवाई, तमाम खर्चे हैं। तो 25 रुपए पाव भरवा सकते हैं, क्या करते हैं? हाँ, एक पाव डलवाइए, एक गली पार करिए। उपलब्धि है 25 रुपया पाव। देश में आज पेट्रोल का जो भाव है वो 25 रुपया पाव है। तो कुल मिला के आनंद लीजिए। बहरहाल गरीब आदमी, सामान्य आदमी, आम आदमी, वो इस महंगाई से कैसे जी पीड़ित है और इस महंगाई को लेकर उसके दिल में क्या क्या दर्द हैं और क्या क्या वो सहता है, इस 4 लाइन में आप सुनिएगा जी। कि उस भूखे को रोटी कच्ची और दाल खारी ही अच्छी लगी और पैदल चलने वाले को साइकिल की सवारी ही अच्छी लगी। और वो गरीब शहर गया था अपनी बेटी का इलाज कराने को, फिर डॉक्टर की फीस सुनकर उसको बीमारी ही अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। विजय खेरा जी को स्क्रीन पर लिया जाए। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो ये वायदा किया था जनता से कि आप महंगाई को कम करेंगे, कीमतों को कम करेंगे, उस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, जनता को अच्छा जीवन उपलब्ध कराएंगे, पर आप देखिए कि हालात कितने ख़राब हो गए हैं कि लोगों को अपना सामान्य जनजीवन चलाना भी कठिन हो रहा है। देखिए साहब, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें कह दी हैं, आपके चैनल से और माध्यम से सब जगह गई हैं, और मेरी उपस्थिति में भी गई हैं भाजपा प्रवक्ता के सामने। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर मैं अपनी बात नहीं बोलने पाऊंगा तो ये झूठ समझा, सब झूठा सच समझेगी दुनिया। सच तो सामने आने दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना समय लग गया है बोलते बोलते लेक्चरबाजी में, सत्यता पे आने दीजिए। सत्यता इनसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इनसे पहले जो भी बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो उन्होंने ये बोला था कि 3.5 लाख करोड़ का कर्ज मनमोहन सिंह जी बॉन्ड्स में चढ़ा के गए। एक सच उन्होंने बोला, हम उसी सच से शुरू होते हैं। अगर ये सच है कि जाते जाते कोई सरकार 3.5 लाख करोड़ का सीधा सीधा कर्जा पेट्रोलियम के ऊपर हमें पेमेंट के लिए छोड़ के चली जाती है, तो मैं क्या पे नहीं करूंगा उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में? और उसका मैंने, इन्होंने खुद ही बोला, अभी तो मैं वो बोल रहा हूँ, 6,000 करोड़ रुपया प्रति साल हम उसका ब्याज भी देते रहे और 3.5 लाख करोड़ रुपया हमको उसका कर्जा भी चुकाना था। ये आपके सामने आना चाहिए, जनता के सामने, कि क्या करके गए थे यूपीए। दूसरी बात, आप 2 मिनट साहब मैं बोलूंगा, 24.5 लाख करोड़ रुपए आए, उसको नहीं सुन पाए क्या? मुझे आप 1000 क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन जो सच है उसे कंप्लीट होने दीजिएगा।
वरना क्या एक तरफा बात जाएगी और मेरी उपस्थिति में जाएगी, तो इससे बेहतर है मैं अनुपस्थित रहूंगा। आप जो मर्जी बुलवाइए। अरे आपकी उपस्थिति में सही बर्बादी की ओर जा रहा है भाई। एक सेकंड, उनको अपनी बात मैं रहूंगा तो मेरी बात, मेरी जवाब सुनना पड़ेगा। आप बोले। ये नहीं हो पाएगा। 5 लोग इकट्ठे कुछ भी मिथ्या प्रचार करें, झूठ प्रचार करें। आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है, आप अपनी बात रखें। आप बात रखें। मैं दूसरी बात, ये मैंने वही बोला जो इन्होंने बोला है कि सच है। 3.5 लाख करोड़ रुपया वो छोड़ के गए थे। 6,000 करोड़ रुपया में प्रति साल हमारी सरकार वो उधारी पे कर रही है और उसका मूलधन भी धीरे धीरे घटा रहे हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हम टैक्स कम में खजाना बढ़ाते जा रहे हैं। ये भी झूठ बोला है। खजाना बढ़ाते जाने जैसा शब्द बोलना माने हमारी सरकार के खिलाफ एक झूठ प्रचार करना। किसने खजाना बढ़ाया है? टैक्स 2 लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है और केंद्र सरकार लेती है, अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 60% टैक्स फ्रांस भी लेती है और इंग्लैंड में भी लेते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ भी लगभग इतना ही टैक्स है। आधा स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जी आप कंटिन्यू 28% करीब स्टेट गवर्नमेंट सरकार टैक्स लेती है। हम चाहते हैं कि जीएसटी हो जाए तो 35% कीमतें गिर जाएंगी, लेकिन जीएसटी के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? उनके स्टेट तैयार है? वो नहीं मानते हैं। जीएसटी के लिए नहीं तैयार है, जिस पे रोज बदलाव होता है। मैं टाइम दूंगा ना, रुक जाओ, उनको पूरा कर। आप रुक जाइए, मुझे पूरी बात बोलने दो। जो बोल दिया, गलत सलत मिथ्या प्रचार किया है, असत्य बोला है, टीवी पे बैठ के एक बड़े चैनल पे झूठ लगातार आप लोग चले जा रहे हैं। झूठ बोला है पांडे जी, उनको सामने आने दीजिए, फिर आप बोलना। 5 लोग बोले हो आप लोग एक एक करके। अब सुनिए आप, हम कहते हैं जीएसटी लगाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकारें जितनी प्रदेश की हाँ बोले कल लगाऊंगा 35% कम हो जाएंगी कीमतें। जीएसटी का हिस्सा प्रदेश सरकारों को दे ही नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल से कौन समझौता करके गया था? यूपीए सरकार। हम बाउंड है उसको मानने के लिए। अपनी बात कंप्लीट करिए, आपके पास 30 सेकंड बचे हैं। कोरोना के बाद पूरे $101 पेट्रोल बेचे थे। महंगाई बढ़ी है, उसके कारण से जो हम इंपोर्ट करते हैं, अब सरसों के तेल पे आ जाइए, वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें बढ़ी, केमिकल्स की कीमतें बढ़ी, मेटल्स की कीमतें बढ़ी, हवाई जहाज में फ्रेट में जो यहाँ पर सामान आता वो कीमतें बढ़ी। 6 चीजों पे कीमतें सरकार भुगत रही है। टेक्सटाइल पे बढ़ी, पेपर्स पे बढ़ी, तो जो इंपोर्ट है सारी कीमतें बढ़ गई है। उसी से बंद करिए इनका समय, झूठ पे झूठ प्रचार कंप्लीट कर लीजिए। उनका पक्ष चैनल पूरा प्लीज झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आप 5 लोग झूठ बोले, देश को जो जले पर नमक छिड़क रहे हैं देशवासियों को। अब जनता को समझने का मौका आया है। ऑल राइट, समझ लीजिए। 27 करोड़ पांडे जी, मुझे आपकी आवाज बंद करनी, पांडे जी आवाज बंद करनी पड़ेगी। कोरोना में जो हुआ है उसका लाभ राजनीतिक लेने के लिए आप कितना गुमराह। थैंक यू, शुक्रिया। आकाश जिंदल जी को लाया जाए। बहुत धन्यवाद खेरा जी, धन्यवाद, वैक्सीन धन्यवाद। ओके, देश के जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी की आवाज, पांडे जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप प्लीज इस तरह डिबेट को मत करें। आप एक एक करके सब लोग अपना पक्ष रखें। आकाश जिंदल जी देश के बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिंदल जी, आप क्या कारण मानते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई का कारण क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस बढ़ती हुई महंगाई का और वजह क्या है, और सरकार इस पर काबू करने में विफल क्यों है? जी, बहुत आपने टाइमली क्वेश्चन पूछा। अभी मेरे मित्र बीजेपी से जो थे शायद, वो बात कर रहे थे जीएसटी की। देखिए, टैक्सेस रिस्पॉन्सिबल है, हाई टैक्सेस चार्ज कर रही है सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स हाई वैट चार्ज कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है बीजेपी से हमने कई बार, मैंने तमाम चैनल्स पे रिक्वेस्ट की है, आप सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए, स्टेट से वैट कम कीजिए। और दूसरा, अभी बात हो रही थी जीएसटी में लाने की, 3 साल पहले से बात हो रही है जीएसटी में लाया जाएगा। मैं बीजेपी, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज तीनों से पूछना चाहूंगा, जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट्स के भी वोट हैं, क्या आज तक बीजेपी ने या कांग्रेस ने या रीजनल पार्टीज ने, बीजेपी और कांग्रेस मेरे हिसाब से दोनों के प्रवक्ता यहां पे है, कभी इसको एजेंडा में लाने की कोशिश की है? क्योंकि अगर जीएसटी में आ जाता तो 28% हाईएस्ट स्लैब है, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाते। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बार बार कहा जा रहा है कि जनाब या तो अच्छी सेहत ले लीजिए, हेल्थ फैसिलिटीज ले लीजिए, अच्छी सड़कें ले लीजिए। अगर अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो पेट्रोल डीजल के हाई टैक्स पे करने पड़ेंगे। मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल ये कहना चाहता हूं, मुझे अच्छी सड़कें भी चाहिए, अच्छी सेहत भी चाहिए और साथ के साथ सस्ता पेट्रोल डीजल भी चाहिए। जी हां, तीनों चीजें साथ के साथ हो सकती हैं। ये चीज कि या तो आप सस्ता पेट्रोल लीजिए, या अच्छी सड़कें और या अच्छी सेहत। खाने पीने के सामान में इतनी महंगाई क्यों?
खाद्य तेलों में इतनी महंगाई क्यों? आम जरूरत की चीजों में इतनी महंगाई क्यों? जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब खाने के तेल की बात करें, 60% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं, ये बात सही है। ग्लोबल मार्केट में रेट बढ़े हैं, लेकिन सरकार कहां राहत दे सकती है? इंपोर्ट ड्यूटी वहां कम कर देनी चाहिए, रादर खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि खाने का तेल तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। गरीब हम जो हमारे भाई बहन है, उनके घर में भी सब्जी बननी है, दाल बननी है, तो खाने के तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर देनी चाहिए, और रादर जो हमारे गरीब भाई बहनों को उसमें सब्सिडी देनी चाहिए। मेरे हिसाब से पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी कम होनी चाहिए। थैंक यू। स्टेट गवर्नमेंट का पांडे जी, कृष्णकांत पांडे जी, खाने का तेल, आप कुछ कह रहे थे कृष्णकांत पांडे, गो अहेड। मैं ये कह रहा था कि पेट्रोल डीजल के जो दाम ये बढ़ाए 2 साल से, लगभग 2020 से कोरोना महामारी जैसे प्रकोप से पूरी दुनिया झेल रही है, हम भी झेल रहे हैं, और इस दौरान इन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। लगभग 4 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से जिस इन्होंने बढ़ाया, 12 बार तो केवल यह एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। और जीएसटी की जो बात हो रही थी, जब हम बेड के लिए, दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए और सारी चीजों के लिए जब हम जूझ रहे थे, सारी चीजों पे जीएसटी लगी हुई थी, और जैसे ही कम हुआ है उपयोगिता उसकी, वैसे ही जीएसटी इन्होंने कुछ % कम कर दिए। तो क्या यह देश को लूटने के लिए सरकार आई है? 3% से लेकर 42% तक इस देश में इन 3 महीनों में खाद्य सामग्रियों पे रेट बढ़े हैं, 3 से लेकर 42% तक। मैं आपको बता दूं, खाने का तेल 42% बढ़ा, सरसों का तेल, रिफाइंड, अरहर दाल, मूंग दाल और चीनी ये 40% बढ़ा, और 3 माह में साबुन तेल के दाम 42% बढ़े, खाने का तेल और शैम्पू 16% बढ़ा, सफोला प्रोडक्ट 20 से 40% बढ़ा, सनड्रा प्रोडक्ट 12 से 40% बढ़ा। खाद्य तेलों में 8 ब्रांड ऐसे हैं जो 200 के पार हैं, और इनके जो बाथिंग सोप है, डब, हमाम, अरे चुप रहो भैया, डब, हमाम, लाइफ बाय लक्स, बात कंप्लीट करिए, 10 सेकंड बस। 8 से 20% इनके दाम नाहिद लारी जी, और इनके वॉशिंग पाउडर के दाम 16% बढ़े। पांडे जी कृपया सहयोग करें। नाहिद लारी जी, सरकार का कहना है, मतलब बीजेपी का कहना है कि पिछला कर्जा चुकाने के लिए हमने टैक्स बढ़ाए हैं और इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। ब्रिजेश जी, जब इतना कर्जा था भारत पर, तो क्या जरूरत था इसी कोरोना काल में मोदी जी को 16,000 करोड़ का हवाई जहाज अपनी ऐशो आराम शान शौकत के लिए खरीदने के लिए, 20,000 करोड़ का वो अपने लिए महल बना रहे अपनी ऐशो आराम शान शौकत के लिए? क्या जरूरत था अरबों खरबों रुपए मोदी बंधुओं का कर्ज माफ करने के लिए? और अगर इतने ही पैसे की किल्लत थी तो अभी बंगाल इलेक्शन में, अकेले बंगाल इलेक्शन में इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी तमिलनाडु, केरला अलग। और अभी उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखिए कि इनके मंत्री और जो एमएलए है, अथाह पैसा इन लोग के पास है, सब बोरे पैसों की बोरी और गुंडई के बूते अध्यक्ष पदों को हथियाने के लिए निकल गए, और हथियार है अध्यक्ष पद। तो अगर पैसे की इतनी किल्लत है तो ये क्या केवल किल्लत जनता के लिए, भाजपा के लिए किल्लत नहीं है? हाईटेक ऑफिसेस बन रहे हैं, 1700 करोड़ रुपए बीजेपी को जो है जमाखोरों और ब्लैक मार्केटर्स ने चंदा दिया, 1 नंबर पे, 2 नंबर में जो दिया होगा अलग। आप ये समझे आम जनता कितना भुगत रही है मैडम इसका, ये बताएं। आम जनता ने कहा कि जो जी आम जनता कितना भुगत रही है महंगाई को? सारी मार तो आम जनता के ऊपर पड़ रही है, करा रही है। रोजगार अलग नहीं मिल रहा है। अरे आप देखिए इसी लखनऊ में इनके अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हैं, उसमें जो ओबीसी का कोटा है वो 27%, केवल 3.86% उसमें भर्ती हुई है, बाकी पर डंडी मार दी गई। इसी तरह दलित एससी जो कोटा है वो भी नहीं लागू किया। आज रोजगार के लिए रो रहे, आप ही के चैनल पे भी थोड़ी थैंक यू, रो रही है, रोजगार थैंक की यू भीख मांग रही है, कैसे चलेगा घर नाई जी, लोगों का? थैंक यू। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट नाई जी, थैंक यू, कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हो थैंक यू गई है, मैडम, उन लोगों को कुछ मुआवजा देने पर विचार दें। थैंक यू। लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया कि थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सैयद जरीन जी, इस वक्त देखिए सरकारी कर्मचारी जो क्लास 3 के हैं बेचारे, उन सबका महंगाई भत्ता तक रुका हुआ है। महंगाई भत्ता लंबे समय से उनका फ्रीज पड़ा हुआ है। महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी की हालत बहुत ख़राब है। नौकरी पेशा वाला व्यक्ति भी परेशान है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कर्जा लेकर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, कोई संपत्ति नहीं बना रहे हैं, अपना सामान्य जीवन चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है।
जी ब्रिजेश जी, आप जैसे कर्जा लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब लोग कर्जा दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उनके जानने वाले जो कर्जा देते थे वो खुद अब कर्जे में आ चुके हैं, तो कर्जा कहाँ पर तक देंगे। मैं कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो गरीब परिवार है, जो टेलरिंग कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों तक से कह दिया कि हम तुम्हारी फीस नहीं जमा करने पाएंगे, तुम खुद कोई इंतज़ाम कर लो तो कर लो। तो लोग मैसेजेस के ज़रिए कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ मेरी फ़ीस दे दिए, और जब उनके कॉलेज में फ़ोन करके पता करा तो ये पता चला कि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो अपनी फ़ीस तक नहीं वो बच्ची देने पा रही है। ये इस वक्त यूपी का और हिंदुस्तान का हाल चल रहा है। और जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी ये बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कीमतें जो है जब चढ़ती हैं तब डीजल और फ्यूल का दाम जो है बढ़ता है, तो मैं कहना चाहूँगी अभी $19 कम हुआ था, तब इसका लाभ भी तो हमको मिलना चाहिए था, वो तो हमको नहीं मिला। और सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष में 3,90,000 करोड़ उन्होंने फ्यूल टैक्स जो है वो वसूला है। अरे उसी को ही आप गरीबों की आर्थिक राहत पैकेज में उसको आप इंक्लूड कर देते, वो तो आपसे होने नहीं पाया। कहीं पर आप महंगाई नहीं कम करने पाए। 3 महीने में 42% महंगाई बढ़ी है, जो चीजें महंगी हुई क्या लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ब्रिजेश जी। मैं आपको क्या बता दूं इस वक्त क्या हाल चल रहा है। लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है। जो कर्ज लेके जिंदगी जीते थे, तो वो जिनसे भाई जाहिर सी बात है कोई किसी से कर्ज लेगा तो अपने आसपास के लोगों से ही तो लेगा। तो जब वही लोग गरीब हो चुके हैं तो कहां से कर्ज देंगे आप बताइए। लोग अपना घर बार, अपना जो थोड़ा बहुत जो माएँ अपने बच्चों के लिए जो जेवर बटोर के रखती थी कि उनकी शादी ब्याह में देंगे, वो बेचकर, पढ़ाई तो छोड़िए, उसको बेचकर वो खाना अपना महीने का खर्चा निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? और आप आज भी लोगों को धर्मांतरण के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, इस नाम पर आप लोगों को लड़ा रहे हैं, आप देश को 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। अरे शर्म कीजिए आप। मध्य प्रदेश की विजय जी, मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता कह रहे हैं शर्मनाक बयान कि लोग खाते बहुत हैं इसलिए दाम बढ़ रहा है, लोग खाना कम कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। अरे जिस सरकार के मंत्री इतनी ज्यादा ऐसी असंवेदनशील जो सोच रखते हैं लोग खाने के बारे में, थैंक यू मैडम। यह सिद्धार्थ कलंजी देने नहीं पाए लोगों को। आपने जो पक्ष रखा था उस पक्ष का जवाब विजय खैरा जी ने दिया, आप उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं? ब्रजेश जी, वो राजपूत जो होते थे तो शेर और काफ़ी सुनाते थे। वो एक शेर वो भी सुनाते थे, ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। अब वो 3.5 लाख का कर्ज है तो कर्ज भी अदा हो रहा है और ब्याज भी दे रहे हैं, और 24 लाख करोड़ रुपए ले डाले, लेकिन अभी तक वो कर्ज अदा ही नहीं हुआ, और पता नहीं कब तक वो चलता रहेगा। तो वो 3.5 लाख करोड़ जो है उसका कर्ज जो है वो अदा नहीं हो रहा है। अभी एक साथ बगल में इन्होंने कहा कि कोरोना काल में ही 4 लाख करोड़ रुपए वसूल लिए टैक्सों से। झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात कि 3 बड़ा होता है या 30 बड़ा होता है? 3 ही जगहों पे तो कांग्रेस की सरकार है और राज्य तो 30 हैं, 30 से ज़्यादा हैं। अब जीएसटी काउंसिल में सब हैं। कितनी बार आप प्रस्ताव लाए कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाना है? केंद्र के नुमाइंदे हैं, राज्यों के नुमाइंदे हैं, पूरे देश में आपकी सरकारें हैं, तमाम राज्यों में। तो क्या बहुमत से बैठे हुए लोग भी नहीं पारित करा पाएंगे? क्या जीएसटी में आ जाए? वो 3 लोग भारी पड़ गए, ये तो संभव नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा। बताइए भाई खैरा जी। कितनी चीजों को आप जोड़ते जाएंगे? अब वहाँ ऑयल बॉन्ड आ गया, फिर दाल में क्या आ गया, फिर मूंग में क्या आ गया, फिर सरसों की जवाब देना चाहते हैं, फिर सरसों की बम्पर पैदावार हो गई, वहाँ क्या आ गया जी। अरे भाई ये लगातार हम लोग तो आप और हम यही दिखाते जा रहे हैं। आओ, वक्त मत खराब करिए, वक्त खराब मत करिए। हम टीवी पर मैं वक्त खराब की बात करो और जवाब सुनो। हाँ बोलो। अभी आप बार बार ये बात कह रहे हो, इतने लाख करोड़ रुपया, इतने लाख करोड़ रुपया। आपको इस बात का पता है, इस बात का पता है कि अरबों रुपया छोड़ के गए थे यूपीए वाले। अरे बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ उन्हें डेटा रखा हुआ है। विजय खैरा 2 साल में महामारी के समय में 4 लाख करोड़ रुपया अभी भी आप भाषण, अभी भी झूठ में झूठा बोलते चले जा रहे हैं। आपकी सरकार, पांडे जी उनको बोलने, आपकी सरकार ने कहा, आपकी सरकार ने कहा, आपकी सरकार ने, आपके मंत्रियों ने कहा 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड, भाजपा का सुनना पड़ेगा। 3.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड आपकी सरकार ने बताया। आप सुनिए ना, 3.5 नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए। 4 लाख करोड़ 2 ही साल में ले लिया। 1 मिनट सुन लीजिए उनकी बात, बोलिए खैरा जी। जैसे ही आप कमजोर विकेट पे आते हो, फट से बोलने शुरू कर देते हो। आप बोल रहा, मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दो। फिर मैं ये कह रहा हूं, जिस समय अमेरिका ने बंधन लगाया था, उस समय ईरान का
यूपीए गवर्नमेंट ने अरबों रुपया पे नहीं किया था। वो अरबों रुपया हमने पे किया अमेरिका से इजाजत लेके। कहां से आया वो? ये कहां से बताइए, पैसा है। सिद्धार्थ कलन जी बताइए, सिद्धार्थ कलन जी बोलिए आप। अगर आप पर है सिद्धार्थ कलन जी, गो अहेड प्लीज। ईरान की उधारी हमने चुकाई, थैंक यू। कितने हजार करोड़ों की, अरबों की, कितने हजार करोड़ की, कितने हजार एक करोड़ बात, कितने हजार करोड़ की? पहले सुन लो। अरे आपने नहीं, अरबों, आपने केवल सुनिए, अरे आप सुनिए खैरा साहब, आपने 45 छोड़िए, आप छोड़िए, आपको जानकारी नहीं है। आज तक ऑयल बनना आसान नहीं है। आप आंकड़े बताइए, डॉक्टर विजय खेड़ा, आप आंकड़े बताइए डॉक्टर विजय खेड़ा। आपने ऑयल बॉन्ड के कितने पैसे अदा किए? 24 लाख करोड़ रुपए, बैठे हो। 24 लाख करोड़ रुपए आपने पैसा दिया मोदी सरकार ने, जनता से 24 लाख करोड़ रुपए वसूले आपने। का अरबों रुपया 24 लाख करोड़ रुपए गए थे, समझे? सारी कंपनियां इसीलिए बेची जा रही है, बैंक इसीलिए बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट इसीलिए बेचे जा रहे हैं, लाल किला 24 लाख करोड़ रुपए वसूले आपने। 24 लाख करोड़ रुपए वसूले, 24 लाख करोड़ वसूले, और उसका 10% पहले सुनिए बात को, 10% आपने नहीं अदा किया। 24 लाख करोड़ रुपए आपने वसूले। कोरोना काल में आपने 4 लाख करोड़ रुपए वसूले। कहाँ आपने अदा किया पैसा? कोई पैसा नहीं अदा किया। कोरोना काल की महामारी में आपने वसूल किया। पहले आपने एक्सपर्ट बन के आ जाने से कुछ नहीं होता है। जानकारी रखो, पढ़ो, पहले देखो, खोलो, गूगल खोल लो जाके। अरे आप गूगल ज्ञानी बनिए, आप गूगल ज्ञानी बनिए। आप ये बताइए 24 लाख करोड़ रुपए में से कितने लाख करोड़ रुपए की देनदारी आपने दे दी? बताइए आप अभी, बताइए आपने कितने लाख करोड़ की देनदारी दी? आपने ऑयल बॉन्ड के, धन्यवाद, समय समाप्त हो रहा है। मुझे एवज में कितने पैसे दिए आपने? 10 अरबों क्या होता है? 10% नहीं दिया आपने। धन्यवाद, नहीं दिया आपने। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू खेरा जी, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी के बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।